हेलो साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है करंट अफेयर सीरीज में। कल की एक बार करेक्शन कर लीजिए। एक क्वेश्चन में मैंने बोला था मलाला डे, और मलाला डे कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। ठीक है, 12 जुलाई को मनाया जाता है, 14 जुलाई को नहीं मनाया जाता। कुछ इंटरनेट पे कुछ जगह पे 14 जुलाई दिया था, जो कि रॉन्ग है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज 15 जुलाई के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले तो जानते हैं आज के दिन हुआ क्या था हिस्टोरिकली। तो आज के दिन 1955 में 15 जुलाई 1955 को हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन, जवाहरलाल नेहरू जी को क्या दिया गया था? सम्मान दिया गया था भारत रत्न का। ओके, उसके बाद आज डे कौन सा मनाया जाता है? आज मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। आज कौन सा दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड यूथ स्किल डे। हिंदी में बोले तो विश्व युवा कौशल दिवस। ठीक है, आज ही के दिन मनाया जाता है। कब शुरू हुआ था? 2014 में यूएन के द्वारा। ओके, अब है क्या, अब नाम से ही पता चल रहा है स्किल्स और जॉब्स के लिए। ठीक है, यूथ की स्किल्स एंड जॉब के लिए। मतलब आपको आपने एक चीज सुनी होगी, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफी तो समझते हो, जनगणना से रिलेटेड है। हमारे यहाँ पे क्या है? यंग पॉपुलेशन है। यंग कौन सी? जो कमाती है, अर्न करती है। सबसे बूढ़ी कहाँ की है? जापान की है। वैसे ही हमारी क्या है? यंग पॉपुलेशन है। तो यंग पॉपुलेशन को हम डिविडेंड के रूप में, जैसे शेयर के ऊपर जो मिलता है ना प्रॉफिट, डिविडेंड, उस डिविडेंड के रूप में हम इसको इस्तेमाल करें। नहीं तो ये क्या बन जाएगा? डिजास्टर बन जाएगा। अगर यही लोग जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर नहीं होगी, जॉब नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो ये क्या करेंगे? ये डिजास्टर बन जाएगा देश के लिए। ठीक है, तो यूथ हमारा, मतलब हमारी यंग जो जनरेशन है, अभी यूथ है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड के हिसाब से यूज करना चाहिए। ठीक है, तो 15 जुलाई 2020 स्किल्ड मैन पावर के लिए, यूथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अभी इसी के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.4 ये टारगेट है। तो 4.4 टारगेट है, उसके लिए हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और अभी चलते हैं रेलेवेंट स्किल्स के बारे में। पहले देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? 70। ठीक है, 17 हमारे टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इनके नीचे टोटल जो हमारे टारगेट्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो हम पहले इजीली याद कर लेते हैं। पहले वाले, सबसे पहला है नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होगी। सबसे पहले तो गरीबी हटाओ। ओके, उसके बाद भूख, ऐसे ट्रिक से याद करेंगे। अगर गरीबी नहीं होगी तो भूख नहीं होगी। ओके, दूसरे वाला गोल कौन सा है? भूख नहीं होगी, जीरो हंगर। तीसरा है अगर भूखे नहीं होंगे और अच्छा खाना खा रहे होंगे तो गुड हेल्थ होगी और वेलबींग होगा। कॉमन सेंस है। अब उसके बाद जब पेट भरा होगा और हेल्थ भी अच्छी होगी तो क्या करेंगे? क्वालिटी एजुकेशन। तो ऐसे याद रखना, कोई गरीबी नहीं तो भूखमरी नहीं तो हेल्थ अच्छी, और हेल्थ अच्छी है तो एजुकेशन अच्छा। ठीक है, स्वस्थ दिमाग तो स्वस्थ आपका एजुकेशन भी आप कर सकते हो। स्वस्थ शरीर तो स्वस्थ दिमाग। ठीक है, उसके बाद जेंडर इक्वलिटी। जब हम क्वालिटी एजुकेशन पढ़ लेंगे तब हम जेंडर इक्वलिटी की तरफ दौड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता लगेगा कि गर्ल्स के भी राइट हैं, वुमेन के भी राइट्स हैं। ओके, तो पढ़ लिए तो जेंडर इक्वलिटी। अब आ गया 6th, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। भाई एक महिला है, घर पे है, सैनिटेशन, साफ सफाई और वाटर क्लीन करती है। मतलब साफ सफाई कौन अच्छी तरह करता है? फीमेल। ऐसे याद रख लेना। तो कैसे याद रखें? हमने 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम याद रखेंगे, आज करेंगे। गरीबी नहीं होगी तो हंगर नहीं होगी तो गुड हेल्थ होगी तो हमारी पढ़ाई अच्छी होगी तो हमें जेंडर इक्वलिटी के बारे में पता चलेगा, मतलब 5, और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है? 4.4 गोल था। क्या है ये? विश्व युवा कौशल दिवस है आज। ठीक है, तो 4.4 गोल था, वो अचीव करना है। क्वालिटेटिव स्किल होनी चाहिए, ट्रेनिंग उनको दी जाएगी, और क्वालिटेटिव हमारे पास मैन पावर होगी। चलिए, बताया 2014 को शुरू हो जाएगा, वर्चुअल इवेंट होगी। सबको पता है इस, अब जितनी भी इवेंट होंगी वर्चुअल ही होती हैं आजकल। ठीक है, 15 जुलाई 2020। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है? स्किल्ड यूथ देना है। ओके, 4.4 को हम करेंगे। ठीक है, SDG को। ओके, और इस बार का थीम क्या है? स्किल्स फॉर ए रेजिलिएंट यूथ बनाना है। ओके, क्योंकि कोरोना है ना,
इसलिए रेजिलिएंट होता है कि ज़्यादा प्रभाव जो महसूस ना करें नेगेटिव, ठीक है। इस तरह का यूथ हम बनाएंगे। और ये हमारे पीएम ने बोला है इस बार अपने आज ही किस चीज़ के बारे में, इस वर्ल्ड यूथ स्किल डे पे, स्किल, रीस्किल और अपस्किल। हमें ज़रूरत इस बात की पड़ेगी। ये मंत्र दिया उन्होंने, किसने दिया ये मंत्र? पीएम मोदी साहब ने। स्किल, रीस्किल, अपस्किल। ओके, पीएम मोदी ने ये मंत्र शेयर किया है वर्ल्ड यूथ स्किल डे पे। ओके, क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। वेयर इज द चाबहार पोर्ट सिचुएटेड? जो आजकल न्यूज़ में चल रही है, पोर्ट तो नहीं बट ये चाबहार जगह जो है ना, ये न्यूज़ में चल रही है। तो ऑप्शन है आपके पास श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया या फिर ईरान, ठीक है। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन है ईरान। चलिए देखते हैं। देखिए, चाइना का एक मिशन है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। वो करता क्या है? हर देश में अपना एक बेस बना रहा है, ठीक है। उसकी स्ट्रेटेजी क्या है? चाइना की जैसे हम्बनतोता में उन्होंने क्या किया? श्रीलंका को पैसा दिया। हम्बनतोता पोर्ट को क्या किया उन्होंने? मेंटेन करने के नाम पे बहुत ज़्यादा लोन दे देता है चाइना। इसको बोलते हैं नियो कोलोनाइजेशन, मतलब नए तरीके से। फिर वो जब वो रीपे नहीं कर पाएंगे लोन को, तो इस जगह को बेस बना लेंगे। ओके, तो ये दो चीज़ें, दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्बनतोता और गवादार पाकिस्तान, ठीक है। तो हमने उसको कंटेन करने के लिए क्या किया? क्योंकि हम अगर यहाँ से ट्रेड करना चाहेंगे अफ़गानिस्तान से या अफ़गानिस्तान से आगे मतलब पूर्वी यूरोप से, तो नहीं कर पाते क्योंकि पाकिस्तान जगह नहीं दे रहा है। तो हमने इसको टैकल करने के लिए यहीं पे पाकिस्तान की गवादार पोर्ट के साइड में ईरान देश की चाबहार पोर्ट से हमने कनेक्ट कर लिया और वहाँ हम पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। अभी न्यूज़ में है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखेंगे, ये है चाबहार पोर्ट। अब पूछ लेंगे कौन सी खाड़ी में है? ओमान की खाड़ी में। ओके, तो ये ट्राइलेटरल हमने एग्रीमेंट किया कि यहाँ से यहाँ तक तो हम क्या करेंगे? रेल बनाएंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे? अफगानिस्तान तक, और आगे करेंगे ट्रेड बाद में, ठीक है। अब ऑप्शन ये आएगा क्या? ये इस ट्राइलेटरल एग्रीमेंट का नाम क्या है? चाबहार से दिलाराम। यहाँ तक हम शिप से अपनी चीज़ पहुँचा देंगे, उसके बाद रेलवे लाइन से होते हुए पाकिस्तान, ठीक है। तो सॉरी, पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान। तो अब याद क्या रखना है? दिलाराम कहाँ है? अफगानिस्तान में। और जारांज कहाँ है? अफगानिस्तान में। जाहेदेन कहाँ है? ईरान में। और ये तो पता ही है गवादार पोर्ट कहाँ पे है? ईरान में, ठीक है। पोर्ट सिटी है ये यहाँ का, बहुत बड़ा एरिया हमने इसको ले रखा है। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ ड्रॉप्ड इंडिया फ्रॉम चाबहार रेल प्रोजेक्ट? अब इस चाबहार रेल प्रोजेक्ट से किस देश ने हमें निकाल दिया है? जो भी मैंने बताया ट्राइलेटरल है, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान का। ऑप्शन है अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश या इराक, ठीक है। यहाँ दो तो आपके ऑप्शन ही अलग चले गए, मैंने बता ही दिया आपको पहले क्वेश्चन को देख के, या तो अफगानिस्तान या ईरान। तो कौन सा सही आंसर आपका? आपका आंसर सही है ईरान। देखिए, आपको पता है ईरान के जो न्यूक्लियर जो वो बना रहे थे, मतलब उनकी जो न्यूक्लियर जगह है या न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है, उसके ऊपर यूएस ने बोला कि ये क्या बना रहे हैं? ये रिएक्टर के लिए नहीं कर रहे, ये एटम बम बनाने की कोशिश करें। तो यूएस की सैंक्शन लगती रहती है ईरान पे। उस वजह से हमने क्या किया? बहुत ज़्यादा डिले कर दिया प्रोजेक्ट को। और उन्होंने ये रीज़न भी दिया है कि हम क्या है, चाबहार से जाहेदेन नामक जो जगह है, वहाँ का जो हमने इंडिया के साथ जो टाई अप कर रखा है, हम उसको इंडिया को उससे बाहर करते हैं, ठीक है। गलत न्यूज़ है, मतलब ख़राब न्यूज़ है। लेकिन उन्होंने साथ साथ एक ऑफिशियल ने यह भी बयान दिया है कि इंडिया फर्दर आके कभी आके जुड़ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, दरवाजे उन्होंने खुले छोड़ रखे हैं, ठीक है। तो याद रखना, चाबहार कहाँ है? ईरान में। और गवादार कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। ये चाइना इसको मेंटेन करता है, और गवादार में कौन करता है? इंडिया करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ BCCI, बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया का इस बार इंटरिम मतलब थोड़े दिन के लिए, ठीक है। इंटरिम मतलब तो अंतरिम, ठीक है। तो कौन बनाया है? हेमंग अमीन, इमरान ख्वाजा, राहुल जौहरी या शशांक मनोहर। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले तो देखो CEO और अध्यक्ष में क्या फ़र्क है। अध्यक्ष तो कौन है? BCCI के सौरव गांगुली जी, ठीक है। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन है हेमंग अमीन, ठीक है। और अब हम बात करें BCCI की। अब CEO कौन बने हैं? हेमंग अमीन। किसकी जगह पे बने हैं? राहुल जौहरी।
जो आउटगोइंग है वो कौन है? राहुल जौहरी। अब आ जाओ आईसीसी पे। आईसीसी पे जो इंटरिम हेड बने हैं, अभी बने हैं इमरान ख्वाजा, ठीक है। और 2 टर्म तक एक इंडियन पहले ही रह चुके हैं, शशांक मनोहर, वो आउटगोइंग है आईसीसी के चेयरमैन के रूप में, वो आउटगोइंग हो गए, ठीक है। ये दोनों हो गए आपके। और अब ये है इंटरिम। आईसीसी में जो परमानेंट इलेक्शन होंगे तो सौरव गांगुली शायद कंटेस्ट करेंगे, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो हेमंग आमीन बने हैं और राहुल जौहरी, ये है राहुल जौहरी, ये है हेमंग आमीन। अब इन्होंने इंटरिम सीईओ, ठीक है, ये सीईओ है, सीईओ, और इन्होंने ये सीईओ से बाहर अभी पद से हटे हैं जौहरी साहब। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, कब से वो वहाँ है, पहले कहाँ था, और क्या करोगे। आईसीसी की एक रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी थी, उसके एक इंडियन हेड बने थे, वो कौन है, ठीक है। और उस इंडियन हेड ने जो निर्देश दिए थे उस कमेटी ने, उसके बाद पहला मैच हुआ, किस किस के बीच में हुआ है, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी अवार्डेड वॉन करमान 2020 अवार्ड। वॉन करमान अवार्ड 2020 ये किस व्यक्ति को मिले हैं? ऑप्शन है के सिवन, बी है उडुपी रामचंद्र राव, सी ऑप्शन आपका के कस्तूरी रंजन, और डी है नन ऑफ दी अबव। अब आ जाओ वॉन करमान अवार्ड, ठीक है। आईएए इसको देता है। आईएए क्या अवार्ड देता है? वॉन करमान अवार्ड, क्योंकि पहले जो इनके हेड थे आईएए के, कौन थे वो? वॉन करमान जी थे, ठीक है। आईएए जब 1960 में एस्टैब्लिश हुआ था, इसके हेडक्वार्टर है फ्रांस में, जगह है आपको पता है पेरिस, ठीक है, फैशन कैपिटल बोलते हैं पेरिस। तो 1960 में बना था, और जैसे ही 1960 में बना, 1982 में इन्हीं के नाम पे, वॉन करमान के नाम पे 1982 में ये अवार्ड शुरू हो गए थे मिलने, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है के सिवन 2020 का अवार्ड, ठीक है। तो फर्स्ट जो इंडियन है साइंटिफिक रिसर्च में ये दिए जाते हैं, फर्स्ट जो इंडियन है वो कौन थे? उडुपी रामचंद्र राव। उसके बाद किसको मिला था? 2007 में मिला था कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन को। 2005 में उडुपी को मिला, 2007 में के कस्तूरी रंजन को मिला, और अभी तीसरा किसको मिला है? के सिवन को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। के सिवन कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं, इसरो के चेयरमैन हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसरो किस डेट को बना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं कौन? कैलाश वादिवू सिवन, के सिवन, ठीक है। पहली बात तो यही होगी। इन्होंने जीता है वॉन करमान अवार्ड, ओके। आईएए देता है इंटरनेशनल एकेडमी फॉर एस्ट्रोनॉमिक्स, और ये एस्ट्रोनॉमिक्स की कहाँ है? ये हेडक्वार्टर पेरिस में। कब बना था? मैंने बताया 1960 में। अवार्ड कब मिलने लगे? 1982 में। और 1982 के बाद हमें कब कब अवार्ड मिला है? 2005 में, 2007 में। 5 में मिला उडुपी रामचंद्र राव को, और फिर मिला के कस्तूरी रंजन को, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक बार देखिए ये अवार्ड लेने कब जाएंगे? ये 2021 मार्च में जाएंगे पेरिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसके बारे में और देख लीजिए, बता ही दिया मैंने वैसे। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वॉन करमान, उन्हीं के नाम पे 1982 में क्या हुआ? ये एस्टैब्लिश हुआ ये अवार्ड, और ठीक है। उसके बाद क्या है? जो साइंस में अच्छी तरह से, मतलब साइंस में जिसका बहुत ज़्यादा योगदान होगा उन्हें ये मिलता है। तो इस बार मिला है के सिवन को, वो मार्च 2021 में लेके आएंगे। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। अभी अभी हाल ही में इलेक्शन हुए थे, प्रेसिडेंट बना है नया पोलैंड का, तो कौन है, ठीक है। ऑप्शन मैंने ऐसे दिए हैं कि आपको सारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी। पहला ऑप्शन आपके पास मास्टोज जुकुब मोराविकी, प्रोनाउंसिएशन के लिए अगर गलत है तो सॉरी। दूसरा है आंद्रेज डूडा, तीसरा है रफत जाकोस्वकी, एंड अगला है जीन कास्टेक्स, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे सही ऑप्शन है आंद्रेज डूडा, ओके। ये क्या है? ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड, ओके। पहला ऑप्शन। आंद्रेज डूडा क्या बन चुके हैं? प्रेसिडेंट। दूसरी टर्म मिली है इनको, ठीक है। ये थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, इसलिए मतलब कंफ्यूजन है कि ईयू के साथ, यूरोपियन यूनियन जो मैंने कल पढ़ाया था,
ईयू के साथ कैसा रहेगा। जैसे ब्रिटेन एग्जिट कर गया, शायद ये ना कहीं एग्जिट कर जाए, क्योंकि 6th बड़ी इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन की पोलैंड। ओके, तो यूरोपियन यूनियन के बारे में जो जो खास बातें थी वो लिखिए कि लेटेस्ट जो मेंबर बना था वो कौन बना है, लेटेस्ट एग्जिट कौन हुआ है। 2013 में एक मेंबर जुड़ा था लास्ट, उसका नाम क्या है, और लास्ट में जो अभी एग्जिट हुआ है वो कौन सा है। और ये रफत तरजास्कोवस्की कौन है, इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, ये लिबरल थे और प्रो ईयू थे, ये हार चुके हैं। बिल्कुल मार्जिन बहुत कम था, 51 के करीब जीत के वोट मिले, 51 और 49 इस तरह का मार्जिन रहा है। जीन कास्टेक्स कौन है, फ्रांस के नए प्रेसिडेंट कौन है, जीन कास्टेक्स। पहले, इससे पहले कौन थे आउटगोइंग, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। अभी अपॉइंट हुए थे, ठीक है। एंड्रेस डोडा, ठीक है, ये रहा डोडा 2020, इन्होंने जीत लिया है और बिल्कुल ही थोड़े से मार्जिन से। 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो एक बैड न्यूज़ है कि ईयू की यूनियंस में कितने मेंबर हैं अभी, 28 थे, इंग्लैंड निकल गया और अब कितने रह गए हैं, 27। अब कहीं एक और ना निकल जाए, और ईयू में, यूरोपियन यूनियन के देशों में 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ये, ठीक है। ये थोड़े से लिबरल नहीं है, थोड़े से कंजर्वेटिव। चलिए कोई बात नहीं। टू विच कंट्री इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्टेड आंध्र प्रदेश ड्राई चिली, स्पेशल पार्सल ट्रेन भेजी है आंध्र प्रदेश से ड्राई चिली की। पहले कैसे जाता था, बाय रोड जाता था, अब कैसे जाएगा, अब जाएगा बाय स्पेशल पार्सल ट्रेन। कितने रुपए बचेंगे, बहुत ज़्यादा बचेंगे। आपको पता है रेलवे ट्रांसपोर्ट जो है रोड से सस्ता होता है और शिप उससे भी सस्ता होता है, ठीक है। तो किस देश के लिए भेजी जा रही है सूखी मिर्च, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या फिर पाकिस्तान। यहाँ आपका सही ऑप्शन है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के पास भेजी जा रही है। और क्या है, बांग्लादेश के बारे में मैंने 2-3 करंट में न्यूज़ बताई थी। एक तो वो योजना बताई जिसमें प्लाज्मा डोनेट किया जाएगा कोविड-19 के लिए, बांग्लादेश पहला ऐसा देश बना था। दूसरा, इसके जो एक्सपोर्ट हैं वो ड्यूटी फ्री हो जाएंगे, वो कौन से देश में होंगे, ठीक है, किस देश ने ऑफर किया है। ओके, यहाँ है आपका बांग्लादेश। होता क्या है, कम से कम भी 7,000 जो रुपीज़ हैं पर टन पे लग जाते थे, अब वो 4,500 रुपये लगेंगे पर टन के, ठीक है। तो 384 टन हम भेज रहे हैं इंडियन रेलवे से। और अब इम्पोर्टेंट यहाँ क्या है, ये तो पता लग गया कि बांग्लादेश को भेज रहे हैं हम, ठीक है। ये जो जगह है ना, ये आपकी बांग्लादेश की एक जगह है जिसको बोलते हैं बीनापोल। हम यहाँ बीनापोल में जाएंगे, और बीनापोल क्या है, जैसे आपने देखा होगा अमृतसर जाते हो बाघा बॉर्डर, वैसा ही बॉर्डर यहाँ पे है बीनापोल में, ठीक है। वहाँ तक ये अपनी ट्रेन जाएगी, और पहली बार हम ट्रेन का यूज़ कर रहे हैं बाहर ये चिलीज सेंड करने के लिए, ठीक है। तो बांग्लादेश याद रखना, और इसकी लोकेशन याद रखना, ये बॉर्डर पे पड़ता है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच इंडियन आर्म्ड फोर्स इज इम्प्लीमेंटिंग द नेशन वाइड ट्री प्लांटेशन ड्राइव, जो यूनियन होम मिनिस्टर ने क्या की थी, लॉन्च की थी। तो ऐसी कौन सी है, इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स या फिर इंडियन नेवी। कुछ क्वेश्चन होते हैं, ट्रिक बताता हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपके ना ऑप्शन देख के ही क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों ही देखो। क्वेश्चन में आया है यूनियन होम मिनिस्टर ने किया है, तो थोड़ा सा रेलेवेंट हो जाता है कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आती होगी। ओके, तो पहला है इंडियन आर्मी, आपको पता है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंडर आती होगी, सीधी सी कॉमन सेंस है। नेवी आती होगी, तो कंफ्यूजन रह जाएगा सिर्फ दो में। लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड भी किसके अंडर आती है, आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर। कुछ पुलिस फोर्सेज होती हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, ठीक है, और तो और बीएसएफ। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन कौन सी फोर्सेज होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ठीक है। तो ये इसका सही ऑप्शन आपका सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। गुड़गांव में, हरियाणा वालों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, गुड़गांव में जो सीआरपीएफ, वो सीआरपीएफ बोल रहा हूँ, सीआरपीएफ का गुड़गांव का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ से ये प्लांटेशन ड्राइव शुरू की है। जगह तो थी सीआरपीएफ की, गुड़गांव हेडक्वार्टर की, लेकिन ये कैंपेन किसने शुरू किया, सीएपीएफ ने। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर पूछ ले सीएपीएफ के द्वारा चलाई गई एक पौधारोपण अभियान को गुड़गांव के किस एजेंसी के हेडक्वार्टर से शुरू किया, तो सीआरपीएफ। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। किसने किया है ये तो पता ही है हमें।
ओके, होम मिनिस्टर अमित शाह। अमित शाह कहाँ से इलेक्शन लड़े थे? ठीक है, जो मेजर किचन कैबिनेट बोलो या जो मेजर कैबिनेट होते हैं प्रधानमंत्री के आसपास के जो मेजर मंत्रालय हैं, उनके जो जीते हुए हैं 2019 में इलेक्शन हुए थे, तो करंट न्यूज़ है। तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो कहाँ से चुनाव लड़े थे। तो अमित शाह कहाँ से चुनाव लड़े थे? गांधीवादी विचार के आदमी हैं, बहुत ही शरीफ आदमी है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, गुस्सा तो उनको आता ही नहीं, तो गांधी नगर से लड़े थे। राजनाथ सिंह कहाँ से लड़े थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पीएम मोदी कहाँ से लड़े थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इससे आसान क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, तो ये गुड़गांव के सीआरपीएफ कैंप में शुरू किया है। अब क्वेश्चन एक और देता हूं मैं आपको, पौधारोपण अभियान। ठीक है, एक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने भी एक योजना शुरू की थी 5 पेड़ लगाने की। आप ऑप्शन कमेंट में डालिए उसको कि क्या नाम था उसका। बिहार की मैंने एक वो बताई थी, योजना शुरू की थी उन्होंने पौधा लगाने के लिए। तो कौन सी वो है आपकी योजना? तो किस स्टेट का क्या फॉरेस्टेशन में क्या आजकल करंट में नए अभियान चलाए जा रहे हैं? विच इंडियन स्टेट हैज स्टार्टेड रोको टोको अभियान? किस भारतीय राज्य ने रोको टोको अभियान शुरू किया है? रोको टोको अभियान किस चीज़ के लिए किया है? मास्क लगाने के लिए। पब्लिक प्लेस पे अगर मास्क नहीं लगाओगे तो 20 रुपये जुर्माना लग जाएगा। तो कौन सा स्टेट है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है कर्नाटका, सी है राजस्थान और डी है हरियाणा। तो यहाँ आपका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। और एक बार रिवाइज भी कर लीजिए, कर्नाटका ने मनाया था मास्क डे, और वो मास्क डे की डेट क्या थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऐसा स्टेट जिन्होंने मास्क डे मनाया था, वो भी अवेयरनेस के लिए, मैंने फोटो भी दिखाई थी, अनिल कुंबले भी थे। ठीक है, कर्नाटका जब ये ड्राइव चली थी। तो मध्य प्रदेश ने क्या शुरू किया है? रोको टोको अभियान, मास्क नहीं तो खैर नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू कंप्लीट ह्यूमन ट्रायल फॉर कोविड-19? कोविड-19 की वैक्सीन के लिए एक देश ने क्या किया है? अभी एक यूनिवर्सिटी ने बोला है कि हमने कोविड की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट कर लिया है 3 स्टेजेस का। तो ऑप्शन आपके पास ब्रिटेन, यूएसए, जर्मनी या फिर रशिया। ठीक है, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है रशिया। ठीक है, और ये है क्या? कोविड-19 एक रिवाइज करवा देता हूँ। कोविड-19 क्यों कहा जाता है? 31 दिसंबर 2019 को पहला केस आया था। कैसा वायरस है? वायरस होता क्या है? आरएनए का या डीएनए का? ओके, एक कवर के साथ सिर्फ आरएनए और डीएनए होता है जस्ट। और डीएनए और आरएनए कैसे होते हैं? ये है आरएनए वायरस। और डीएनए और आरएनए कैसे हो सकते हैं? या तो डबल स्ट्रेन हो सकते हैं या सिंगल स्ट्रेन। तो ये कैसा है? सिंगल स्ट्रेन आरएनए। इसका दूसरा नाम क्या है? सार्स-कोव-2। सार्स वायरस को ही म्यूटेट होके आया है सार्स-कोव-2। याद रखना इस बात को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि स्वाइन फ्लू का को हम क्या बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में, और अभी G4 वायरस आया था उसको क्या बोलते हैं, और बर्ड फ्लू के लिए क्या सिंबल यूज़ किया जाता है। ठीक है, रशिया की शेचेनोव यूनिवर्सिटी ने क्लेम किया है कि उन्होंने कंप्लीट ट्रायल कर लिया है, ह्यूमन ट्रायल, और इसके ऊपर मेम भी बने। अभी उन्होंने क्या किया है? क्लेम किया है। ठीक है, रिजल्ट आएंगे तब हम देखेंगे। तो क्या किया है? इस तरह के आए हैं और कमेंट्स आए हैं कि भाई इतनी जल्दी कैसे एक वैक्सीन बन सकती है। आरएनए जो वायरस होता है ना, उसके लिए तो वैक्सीन बनाना ना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, और उसके असर बहुत कम दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर भी कौन है? रशिया ने। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।